हेलो स्टूडेंट्स, आपकी काफ़ी लंबे समय से मांग थी कि टीचिंग मेथड्स करवाए जाएं और चूंकि मांग आपकी सही भी थी, किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, टीचिंग मेथड्स का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बड़ी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि इसमें विद्यार्थी थोड़ी सी कठिनाई होती है उसको समझने में। तो उसी को आज अपन लेकर के आए हैं। आज आपके सामने जो टीचिंग मेथड्स की पार्ट फर्स्ट इस क्लास में सभी का स्वागत है। सबसे पहले अपन इसी इंग्लिश एज ए लैंग्वेज के रूप में इसको पढ़ाने के लिए हमारे कौन कौन से टीचिंग मेथड्स ज़्यादा इंडिया में काम में ले जा रहे हैं, हमने पढ़े हैं या सीखे हैं, उसी बिंदु को अपन आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टीचिंग मेथड्स ये है। सबसे इन्हीं दो शब्दों को सबसे पहले अपन समझते हैं। अगर सिंपली आपसे कोई पूछे कि टीचिंग मेथड क्या होता है तो इसको आप दो लाइन में इस तरह से डिफाइन कर देंगे। आप ये बोल सकते हैं कि मेथड इज ए वे ऑफ टीचिंग which is based on some assumptions so that teaching and learning process can be easy, effective and interesting। ये देखिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि किसी भी आप विषय को लें या कोई लैंग्वेज ले लें, जैसे आपका विषय का मतलब जैसे आपका मैथ्स है, साइंस है या हिंदी है, सभी में आप अलग अलग शिक्षण विधियां पढ़ते हैं। टीचिंग यानी शिक्षण और मेथड यानी विधि, और चूंकि मेथड्स ज़्यादा होते हैं इसलिए विधियां हो गया। तो ये कह रहा है कि टीचिंग मेथड क्या होता है, इसी को बता रहे हैं। तो कह रहा है कि मेथड इज ए वे ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग यानी शिक्षण और वे यानी तरीका। तो मेथड कह रहा है कि किसी भी चीज़ या विषय या उस लैंग्वेज को पढ़ाने का वो वे है, वो तरीका है, वो विधि है, जो कि विच का अर्थ क्या है, जो कि क्या होता है, वो तरीका, वो विधि, वो मेथड, वो वे क्या है, आधारित है। विच इज बेस्ड, जो आधारित है किस पर, ओन सम अजम्पशंस। अजम्पशन का अर्थ अवधारणा, अजम्पशन का अर्थ अवधारणा। और चूंकि यहाँ शब्द अजम्पशंस, अलग अलग अवधारणाएं, जैसे उदाहरण के लिए आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं या अपन उसको पढ़ाते हैं, तो मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई, वो आपको क्लियर नहीं हुई, वो आपको समझ में नहीं, एंड यू आर मतलब फील डिफिकल्टी। तो मैं कई बार कहता हूँ कि आपके समझ में आ गया, तो आप बोले नहीं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि इसको इस तरीके से पढ़ा दूँ या इसको इस तरीके से समझा दूँ, या इन अदर वर्ड्स, कई बार बोलते हैं कि इन अदर वर्ड्स या अन्य शब्दों में, या इस तरीके से, उस तरीके से। तो जो अलग अलग वो मेरे अजम्पशंस हैं कि सो दैट आई कैन टीच और टेल यू विच यू फील डिफिकल्टी। तो वो अजम्पशन होते हैं, जो तरीका, जो विधि, जो उपाय मैंने अपनाया, जो जिस पे आधारित है। क्यों? अगले ताकि, वो अवधारणा इसलिए अपनाते हैं सो दैट करते हैं ताकि आपका टीचिंग यानी शिक्षण एंड लर्निंग यानी अधिगम, शिक्षण और अधिगम, शिक्षण और अधिगम जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या हो सके, कैन बी इजी, उस तरीके से जो अवधारणा मैंने अपनाई, जो तरीका, जो विधि मैंने अपनाया, ताकि अपनी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया सरल, प्रभावी और रुचिकर हो सके। तो उस तरीका जो हमने अपनाया, जो अवधारणा लेकर जिस विधि से मैंने आपको पढ़ाया, वो अलग अलग हो सकती हैं और वो मेथड अलग अलग हैं। कई प्रकार के मेथड पढ़ेंगे और इसी क्रम में आज अपन सबसे पहला मेथड शुरू कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शायद आपके समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन चूंकि किसी विषय को शुरू करें उससे पहले आपको जानना जरूरी होता है कि टीचिंग मेथड क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षण का वो तरीका, वो विधि जो कि कुछ अवधारणाओं पे आधारित होता है, ताकि शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया सरल, प्रभावी और रुचिकर हो सके। वो अलग अलग विधियां, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आज अपन पहला विधि, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड से शुरुआत कर रहे हैं। तो ध्यान दें, आपका जो फर्स्ट मेथड है टीचिंग मेथड्स में इंग्लिश के लिए, वो फर्स्ट मेथड का आपके सामने एक नाम है ग्रामर
ग्रामर कम ट्रांसलेशन, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कह दो, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कह दो, चाहे आप इसको ओल्डेस्ट मेथड कह दो, ओल्डेस्ट मेथड कह दो, चाहे आप इसको जो है क्लासिकल मेथड कह दो, क्लासिकल मेथड कह दीजिए, और चाहे आप इसको अननेचुरल, अननेचुरल मेथड कह दीजिए। आपके सामने 4 नाम हैं इसके। देखिए शॉर्ट में हम इसको जीटी मेथड भी बोलते हैं। जी ग्रामर से ले लिया और टी ट्रांसलेशन से ले लिया, जीटी मेथड भी बोलते हैं, जीटी मेथड। तो देखिए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एक नाम, दूसरा नाम हो गया ओल्डेस्ट मेथड, इसी का तीसरा नाम हो गया क्लासिकल मेथड, और इसी का चौथा नाम हो गया अननेचुरल मेथड। अब इसके अलग नाम कैसे पड़े ध्यान दें। तो देखिए क्लासिकल जो शब्द है, ये क्लासिकल का मतलब आप यहां कह सकते हैं ट्रेडिशनल, और क्लासिकल जो टर्म है वो खासकर ग्रीक और लैटिन, ग्रीक और लैटिन जो है भाषाओं के संदर्भ में, या उस शास्त्रीय, इसका वैसे एग्जैक्ट मीनिंग होता है शास्त्रीय, तो जो भी भाषाएं थी, चित्रकला थी, उस समय का ज्ञान जो ग्रीक और यूं कहें कि यूनान और जो रोमन लैटिन के संदर्भ में यूज होता है, तो वहां से जो है ना इस क्लासिकल जो जीटी मेथड है, ये इस क्लासिकल से डिराइव हुआ है, डिराइव। तो जो प्राचीन कहें शास्त्रीय, सबसे पहले यही मेथड चलते थे, या इसका दूसरा वर्ड कर सकते हैं ट्रेडिशनल। और चूंकि ये सबसे पुराना, सबसे पहले हमने इसी को काम में लिया, इसके बाद में और कई मेथड आए, जैसे हम देखें डायरेक्ट मेथड है, बाइलिंगुअल मेथड है, और बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पुराना मेथड यही है। और ये अननेचुरल क्यों है इसको मैं आगे बताऊंगा। अभी 3 नाम है, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे ये बात हम दोबारा रिपीट कर दूंगा कि इसका नाम अननेचुरल क्यों पड़ा। तो इसके 4 नाम है, शायद चारों नामों का आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जीटी मेथड का दूसरा नाम क्या है, ओल्डेस्ट मेथड। जीटी मेथड का तीसरा नाम क्या है, क्लासिकल। कोई बोले क्लासिकल क्या होता है, तो आप कह सकते हैं लैटिन और ग्रीक के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, वैसे इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है शास्त्रीय या ट्रेडिशनल कह सकते हैं आप। और जीटी ग्रामर कम ट्रांसलेशन जो मेथड है वो क्लासिकल मेथड से डिराइव हुआ, यानी वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। और अननेचुरल नाम भी है इसका, अननेचुरल क्यों कहते हैं ये आपका आगे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगली बात, तो 4 नाम है, चारों नाम शायद आपके ध्यान में रह गए होंगे। अब देखिए एक शब्द है हिंदी। हिंदी जो लैंग्वेज है अपनी, ये हिंदी जो लैंग्वेज है, क्योंकि अपन भाषा की छोटी विधियां पढ़ रहे हैं, हर की अलग अलग पढ़ेंगे, हिंदी की पढ़ेंगे, संस्कृत की पढ़ी होंगी आपने, इंग्लिश के पढ़ रहे हैं, मैथ्स साइंस सब की अलग अलग विधियां होती हैं। यहाँ अपन इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड जो है प्रचलित रहे या ज़्यादातर जो काम में लिए जाते हैं उन्हीं को पढ़ रहे हैं। और उसी लैंग्वेज को पढ़ाने का पहला मेथड हमने आज जो शुरू किया है वो है जीटी मेथड। तो चूंकि हिंदी एक लैंग्वेज है, और हिंदी अपने लिए कैसी लैंग्वेज है, ये अपने लिए फर्स्ट लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज। आप बोलेंगे हिंदी कैसी भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज कह दो, चाहे इसको आप मदर क्या कह दो, मदर टंग कह दो, TONGUE, मदर टंग कह दो, चाहे आप इसको मदर टंग TONGUE दिख जाएगा। और चाहे तो आप इसका तीसरा नाम है नेटिव लैंग्वेज, इसको आप नेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं, नेटिव लैंग्वेज। ये देखिए कैसे है फर्स्ट लैंग्वेज, याद करो, सबको ध्यान में है। जब हम स्कूल में गए थे तो सबसे पहले जो भी आपके हाथ में किताब या पाठी जो बढ़ता लिया था, तो टीचर ने सबसे पहले हमें हिंदी में लिखना सिखाया था। तो अपने लिए पहली भाषा तो हिंदी थी। अब बोले साहब हमने घर में मारवाड़ी सीखी, तो वो तो एक लोकल डायलेक्ट हो सकती है, बाकी अपनी पहली भाषा जो है वो हिंदी है, सबसे पहले वो सीखी थी। उसके बाद अपन अन्य लैंग्वेज, जैसे आपने संस्कृत सीखी होगी, इंग्लिश सीखी होगी, कुछ लोग जर्मन, कुछ लोग फ्रेंच, कई भाषाएं सीखते हैं, लेकिन पहली भाषा अपने हिंदी सीखी थी। चूँकि अपनी हिंदी अपनी मातृभाषा, मदर का अर्थ है, टंग का अर्थ जीभ, और जीभ बोलने काम आती है, सो यहाँ टंग का मतलब भाषा से, ये अपनी मातृभाषा है। और नेटिव का मतलब मूल या पैतृक, अपनी मूल भाषा भी है। तो हिंदी जो है, हिंदी अपने लिए आप कैसी लैंग्वेज बोलेंगे, हिंदी अपने लिए मदर टंग है, ये अपनी पहली भाषा है, ये अपनी मूल पैतृक भाषा है। अब एक शब्द है इंग्लिश।
इंग्लिश जो है, अब आप इसी का उल्टा दें, अगर हिंदी अपने लिए फर्स्ट लैंग्वेज है तो इंग्लिश आपके लिए क्या हो गई, सेकंड लैंग्वेज हो गई। आपसे कोई पूछे इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है इंडिया में, तो आप बोलें इंग्लिश इंडिया में सेकंड लैंग्वेज है, या आप बोलें कि ये कैसी है, ये फॉरेन लैंग्वेज है। ये कैसी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। या आप कह सकते हैं ये कैसी लैंग्वेज है, अपने लिए एक तरह से न्यू लैंग्वेज है। या ये कैसी लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज। ये देखिए, ये आप ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भले ही आपको इजी लग सकती है, लेकिन एग्जाम में यही बात आपको कठिन लग सकती है। मैंने हिंदी के लिए 3 शब्द काम में लिए। हिंदी अपने लिए कैसी है, फर्स्ट लैंग्वेज है। हिंदी अपने लिए कैसी है, मदर टंग है। हिंदी अपने लिए कैसी है, नेटिव लैंग्वेज है। तो आपसे जब भी कोई बोले कि नेटिव लैंग्वेज, इसका मतलब आप समझें हिंदी की बात कर रहा है। मदर टंग आप समझें हिंदी बात कर रहा है। फर्स्ट लैंग्वेज आप समझें हिंदी की बात कर रहा है। जबकि अगर कोई बोले सेकंड लैंग्वेज, तो सेकंड लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश है। या न्यू लैंग्वेज अपने लिए, क्योंकि हिंदी तो अपनी मूल पैतृक भाषा है, तो अंग्रेजी है। जैसे आपने मान लीजिए, हम कहें तो हमने तो पहली बार 6th क्लास में पढ़ी थी, लेकिन चूंकि आजकल तो फर्स्ट से शुरू होती है, या यूँ कहें घर में बच्चे को सबसे पहले ये डॉग कैट वगैरह सिखाना शुरू कर देते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी अपने लिए दूसरी भाषा के रूप में यही थी। और ये चूँकि भारत के लिए एक विदेशी भाषा है, सो एक फॉरेन लैंग्वेज है। और या यूँ कहें कि न्यू लैंग्वेज है। या टारगेट, टारगेट का अर्थ है लक्षित भाषा, जिसको हमने सीखना है। हिंदी तो हमको आती है, अब दूसरी जो नई भाषा सीखने का जो टारगेट है, लक्ष्य, वो क्या है, आपका इंग्लिश। तो हिंदी के लिए 3 शब्द हैं और इंग्लिश के लिए 4 शब्द हैं। चूँकि अपने को इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ पढ़नी है, तो वजह से मान लीजिए कि भारत में यदि किसी बालक को एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में, या न्यू लैंग्वेज के रूप में, या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश सिखानी है, या भारत में सबसे पहले सिखाने के लिए किस विधि को शिक्षण के रूप में, टीचिंग के रूप में किस मेथड को काम में लिया गया, तो भारत में सबसे पहले इंग्लिश, जो कि हमारे लिए एक न्यू लैंग्वेज थी, एक फॉरेन लैंग्वेज थी, एक टारगेट लैंग्वेज थी, या सेकंड लैंग्वेज थी, उसको टीचिंग करने के लिए स्कूल में सबसे पहले जीटी मेथड को अपनाया गया। वो अलग बात है कि समय के साथ उसमें बहुत सारी कमियाँ, ड्रॉबैक्स, डिमेरिट्स रह गए, और उसके बाद में कुछ नए मेथड्स काम में लिए गए। वो समय के साथ वो एक अलग चीज़ है कि परिवर्तन प्रकृति नियम है, लगातार उसमें इनोवेशन इंप्रूवमेंट्स होते हैं, या उसमें कुछ कमियां रह गई, खामियां रह गई, सो नए मेथड की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन सबसे पहले हमने जीटी मेथड को काम में लिया। तो आज इस सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज या न्यू लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज को भारत में पढ़ाने के लिए जो है सबसे पहले किस मेथड को काम में लिया, जीटी। तो उसी से अपन शुरुआत करते हैं। और बात भारत की नहीं है, दुनिया के किसी भी देश में देखें। जैसे उदाहरण के लिए अपन मान लीजिए सपोज जर्मनी में आप हैं, आप जर्मन हैं, तो वहाँ उनके लिए जर्मन जो है, या फ्रांस वालों के लिए फ्रेंच है, वो उनकी मदर टंग है। और अगर मान लो वहाँ पर के विद्यालय में यदि हिंदी पढ़ाई जाती है, तो उनके लिए हिंदी सेकंड लैंग्वेज होगी, उनके लिए हिंदी एक न्यू लैंग्वेज होगी, उनके लिए हिंदी टारगेट लैंग्वेज हो गई, या उनके लिए हिंदी क्या हो गई, एक तरह से फॉरेन लैंग्वेज हो गई। तो वहाँ के विद्यालयों में भी, यानी दुनिया भर में सबसे पहले, क्योंकि ये अपना जो मेथड है दुनिया भर में अपनाया गया, न केवल भारत में, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसी मेथड को सबसे प्रैक्टिस में लाया गया, व्यवहार में, प्रयोग में लाया गया। तो देखिए आज अपन शुरू करते हैं। तो देखिए जीटी मेथड, तो अपन शुरू कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में जीटी मेथड, ये शुरू कर रहे हैं। अब कोई बोले साहब इस मेथड की खास बातें क्या है, इस मेथड में क्या क्या होता है, तो ये खास बातें, इसके लिए शब्द है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी जो है ना क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जीटी मेथड की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये अपन इसके बिंदु देखेंगे। यहाँ से आपकी अभी तक देखिए, अगर आपसे पूछे कि साहब जीटी मेथड के अन्य नाम क्या हैं, तो आप अन्य नाम बता सकते हैं कि साहब ये ओल्डेस्ट मेथड है, दुनिया भर में सबसे पहले इसी काम में लिया गया। इसकी उत्पत्ति क्लासिकल मेथड से, सो एक क्लासिकल मेथड भी है, और जो है ये अननेचुरल मेथड है। ये 4 तो मैंने इसके नाम बताए थे। उसके बाद में हिंदी, हिंदी के लिए हम 3 टर्म यूज़ करते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश के लिए 4 टर्म यूज़ करते हैं। फिर अपने शुरू किया है जीटी मेथड, और जीटी मेथड जो है, जीटी मेथड की विशेषताओं में पहली विशेषता क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को मारवाड़ी बोलनी पड़ेगी, तो आप थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि अपन लगभग जो है
गांव से बिलोंग करते हैं, देहात में जो है ना अपने स्कूल में जहाँ पढ़ा है इंग्लिश वगैरह को, तो जो आपने बिल्कुल प्रैक्टिकली जो देखा है, जो सीखा है या जो फील किया है, वही चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। और दूसरी बात, आपको जितना अच्छा जीटी मेथड आपको क्लियर होगा, उतना ही अच्छा आपका जो अपन सेकंड मेथड रूप में पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, उसको आप सीख लेंगे। यानी यूँ कहें कि बाय वन गेट वन फ्री। यदि जीटी मेथड जिसका क्लियर है, उसका डायरेक्ट मेथड अपने आप ही क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि जस्ट इसका उल्टा है। जीटी मेथड का डायरेक्ट मेथड जस्ट उल्टा, इसका वाइस वर्सा है। तो यदि आपका जीटी मेथड क्लियर है तो यकीन मानिए डायरेक्ट मेथड स्वतः आप सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप तो इस जीटी को तैयार करते ही डायरेक्ट मेथड आपका अपने आप तैयार हो गया। तो एक मेथड सीखते दूसरा अपने आप सीख रहे हैं। तो इसकी जो जितनी बातें पढ़ेंगे वो सब इसका उल्टा अपोजिट हो जाएंगे डायरेक्ट में। तो थोड़ा इसको ध्यान से सुने, इसकी खास बात देखिए। जीटी मेथड से आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज, जो कि अपने लिए इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, उसको पढ़ाते हैं, या अन्य कोई लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए सपोज आपके जो मोदी स्कूल है वहाँ पर जर्मन फ्रेंच वगैरह भी चलती हैं, तो कोई भी वो फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। इस जीटी मेथड से हम किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाते समय यहाँ पर क्या करते हैं, पहली बात ध्यान दें, मदर टंग रिमेन्स डोमिनेंट, बस इतने में आप समझ जाएंगे। यानी किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को आप जीटी मेथड से पढ़ा रहे हैं, वाइल टीचिंग थ्रू जीटी मेथड एनी फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग रिमेन्स डोमिनेंट। यानी जो आपकी की मातृभाषा है, यानी अपनी मातृभाषा क्या हिंदी होगी, ये क्लास में रिमेन का मतलब रहना, डोमिनेंट का मतलब प्रभावी या हावी। डोमिनेंट का अर्थ क्या होता है, प्रभावी या हावी होता है, प्रभावी या हावी, ये मानो। यानी यूं मानो, आपको याद होगा क्लास में जब टीचर आता था, 1 घंटे का पीरियड होता था, और जैसे मान लो कि 3rd या 4th जो पीरियड आता था इंग्लिश का, इंग्लिश में जब टीचर पढ़ाने आता 60 मिनट का यदि पीरियड है, तो आपको याद होगा, हम सब ने देखा है कि टीचर उसमें 55 मिनट हिंदी में बोलता था। क्या बात, 4-5 मिनट कोई इंग्लिश में थोड़ी बहुत 1-2 वाक्य बोल दिया, तो पढ़ा इंग्लिश रहा है और बोल हिंदी रहा 55 मिनट। तो इसका मतलब क्लास में उस 1 घंटे में हावी, प्रभावी, ज़्यादा यूज में क्या है, इंग्लिश पढ़ा तो इंग्लिश आनी चाहिए ना, लेकिन क्लास में ज़्यादा यूज क्या है, मदर टंग। तो क्लास में डोमिनेंट क्या रहता है, मदर टंग। तो प्रश्न क्या बन गया, इन विच मेथड, इसे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इन विच मेथड मदर टंग रिमेन्स डोमिनेंट इन द क्लास या वाइल टीचिंग इन द क्लास। कि किस विधि में या किस शिक्षण विधि में क्लास में शिक्षण के दौरान मातृभाषा ज़्यादा हावी, प्रभावी या काम में या प्रयोग में ली जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, जीटी मेथड। तो पहली इसकी विशेषता क्या होगी, इस मेथड में मदर टंग क्लास में क्या रहती है, ज़्यादा हावी या प्रभावी या डोमिनेंट। डोमिनेंट आप नाम सुना होगा, कई लोग कहते भी हैं कि बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का, वो मतलब सब पे हावी रहना, सिर्फ उसी की चलना, उसी की बात को मानना, वो एक नेचर भी होता है, डोमिनेंट से बना डोमिनेटिंग। दूसरी बात, ये इसकी पहली विशेषता। तो शायद समझ गए होंगे, हमने जिन स्कूलों में पढ़ा है उसमें तो यही रहा है, टीचर ने बिल्कुल 60 मिनट में लगातार पढ़ा इंग्लिश रहा है, लेकिन उसका जितना समझाया, बताया, पढ़ाया, लिखाया, वो सारा हिंदी में करवाया। तो क्लास में ज़्यादा काम में हावी, प्रभावी क्या रही, मदर टंग। दूसरी बात, इन दिस मेथड टारगेट लैंग्वेज is taught through translation। क्या कह रहा है, आप बालक को, आप लर्नर को, आप स्टूडेंट या जो भी चाइल्ड है उसको आप इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इस विधि से आप इंग्लिश सिखाएंगे तो क्या करेंगे, इन दिस मेथड, जो भी टारगेट लैंग्वेज, जो कि हम हमारे लिए इंग्लिश टारगेट मानिए, आप जर्मन ले लो, आप फ्रेंच ले लो, आप किसी भी लैंग्वेज ले लो, जो भी टारगेट लैंग्वेज है, क्या करें, जो भी आपकी लक्षित भाषा है, इज टोट, पढ़ाई जाती है, थ्रू, किसके द्वारा, अनुवाद के द्वारा। पढ़ा इंग्लिश रहे लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद करके उसको समझा रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है।
डायरेक्ट में क्या होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश टू हिंदी होता है। तो जो भी टारगेट लैंग्वेज उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको पढ़ाया जाता है। क्यों? आपको याद होगा जैसे क्लास में टीचर अपने आता था और जैसे उसने एक मान लीजिए सपोज कोई भी जैसे थर्ड पीरियड होता था या जो भी फोर्थ या जो भी सेकंड पीरियड में जब टीचर आता तो वो आते क्या करता, सबसे पहले अपनी किताब आती, किताब हाथ में लेके भी नहीं आता था, सच बात तो यही है। वो आते क्या करता है, सिंपल किसी हाँ गिलाओ किताब दे, उसे तुरंत कहता है हाँ छोटो पार्ट काटो, तुरंत 6 अपने चैप्टर खोल लिया, तुरंत उसने कह दिया कि वंस देयर वाज ए फार्मर। फिर क्या कहता कि देखो वंस मानी एक बार, मानी मीन्स वंस मानी एक बार, वाज यानी था, ए मीन्स एक, फार्मर मीन्स किसान। एक एक वर्ड को उसने हिंदी में ट्रांसलेट किया और फिर एक साथ बोलता कि एक बार एक किसान था। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इनटू मदर टंग इज कंसिडर्ड एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग द टारगेट लैंग्वेज। ऐसा माना जाता है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट इनटू मदर टंग, एक एक शब्द, वंस मानी एक बार, वाज यानी था, ए मीन्स एक, फार्मर मीन्स किसान, एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट किया। क्यों? क्योंकि इज कंसिडर्ड, ऐसा माना जाता है कि ये टीचिंग का सबसे प्रभावी तरीका। किसी भी टारगेट लैंग्वेज को यदि प्रभावी तरीके से पढ़ाना है तो उसका एक एक शब्द का आप हिंदी में ट्रांसलेट करें, ऐसा ये मानता है। अब देखिए तीसरी बात, तो शायद दोनों बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आपसे पूछे जीटी मेथड की पहली विशेषता, तो आपके साथ क्लास में शिक्षण के दौरान इसे मदर टंग ज़्यादा हावी, प्रभावी या डोमिनेंट होती है। दूसरी बात आप बता सकते हैं कि इस मेथड से किसी फॉरेन लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए हम ट्रांसलेट के माध्यम से पढ़ाते हैं। अब देखिए तीसरी बात, नंबर 3, देखिए ग्रामर, या मैं तीसरी वो बात लिखूं जो मैंने बोली थी, ऐसे मैं लिख देता हूं उसको कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इनटू मदर टंग, मदर टंग का हिंदी से, मदर टंग इज कंसीडर्ड an effective way of teaching the target language। ये थोड़ी लंबी बात होगी, लेकिन बात वही 2 नंबर वाली बात को मैंने शब्दों में घुमा के विशेषता तीसरी बना दी। बात वही है कि वो ट्रांसलेशन वाले 2 नंबर को ही मैंने घुमा फिरा के 3 नंबर बनाया। 3 नंबर अपने आप में कोई अलग बात नहीं है, ये आपके समझ में तो ठीक है और नहीं तो और भी ठीक है, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं। वैसे कह क्या रहा है कि देखो वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द का ट्रांसलेशन किसमें, मदर टंग में होता है। इसलिए होता है क्योंकि ऐसा करके ऐसा माना जाता है कि एन इफेक्टिव वे, एक प्रभावी तरीका है किसका, शिक्षण का। और किसका शिक्षण, टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज के शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है एक एक शब्द को आप मदर टंग में ट्रांसलेट करके बच्चे को सिखाएंगे तो टारगेट लैंग्वेज को इजीली ग्रास्प कर लेगा, उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, ये माना गया है। अब देखिए चौथी बात ऊपर लिखते हैं, देखिए नंबर 4 क्या कह रहा है, ग्रामर इज कंसीडर्ड द सोल ऑफ लैंग्वेज। ये क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कहता है कि व्याकरण यानी ग्रामर जो है लैंग्वेज यानी भाषा क्या होती है, आत्मा होती है, आत्मा मैन है। इसीलिए ग्रामर को, अगर ग्रामर को कितनी इंपॉर्टेंस दी है, कह रहा है कि ग्रामर है वो किसी भी लैंग्वेज के लिए, जो भी आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं उसके लिए ग्रामर क्या है, सोल है। इसीलिए सो इट शुड बी taught separately। ये कह रहा है
इसलिए इसको अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। और याद करो आप बिल्कुल, जैसे लगभग 1.5 मतलब सप्ताह में 9 क्लास आते थे, तो 6 में तो आप टीचर वो भी जो अपने टेक्स्ट बुक होती थी जिसको अपन कोर्स रीडर या रैपिड रीडर बोलते हैं वो पढ़ाता था, और जो 3 पीरियड आते थे उसमें अलग से ग्रामर पढ़ाता था, और कई बार तो इन्हीं में ग्रामर पढ़ाता, तो ग्रामर को अलग से पढ़ाया जाता था। और अब तो कम हो गया ये कोचिंग वगैरह आने से। पहले बाकायदा जो बच्चे होते थे छुट्टियों में, जो भी ग्रीष्म अवकाश चल रहे हैं, समर वेकेशंस, इनमें बाकायदा ग्रामर का ट्यूशन बहुत बड़े स्तर पे चलता था, और घर वाले भी मानते थे छुट्टियां के माछों थोड़ी सी ग्रामर पढ़ा दिया तो अंग्रेजी अच्छी हो जाए, तो ये मानते थे कि जिसको ग्रामर अच्छी है उसकी इंग्लिश अच्छी, ऐसा मानते थे। तो ऐसा घर वाले हो चाहे टीचर हो, ऐसे एक मानते थे कि ग्रामर अच्छी है तो लैंग्वेज अच्छी है। क्यों? क्योंकि ग्रामर को लैंग्वेज को क्या मानते थे, सोल, या उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते थे, इसलिए ग्रामर को अलग से पढ़ाया जाता था, अलग से पीरियड आता था। और याद को ग्रामर की कॉपी भी आपने अलग डाली होगी, सबको ध्यान में। तो ग्रामर को बड़ा इंपॉर्टेंस देते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं ग्रामर क्या, लैंग्वेज की सोल है, आत्मा है, इसलिए इसको अलग से पढ़ाया जाता था। अब याद करो क्लास में जब अपने टीचर पढ़ाता था ग्रामर, तो देखिए नंबर 5, ग्रामर इज टॉट, एक शब्द है DEDU, नीचे लिख देता हूं, डिडक्टिवली। डिडक्टिवली को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में निगमनात्मक। अब आप बोले निगमनात्मक क्या होता है, तो इसको यूं समझ लो, नी का मतलब न, यानी नियम से उदाहरण मान लो, उदाहरण यानी नियम का मतलब हो गया रूल टू एग्जाम्पल। एक तो होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इंडक्टिव और डिडक्टिव। याद करो, या अब भी देखा होगा, अब भी अपन आगे पढ़ाएंगे, कुछ ग्रामर के टॉपिक पढ़ेंगे, तो यहां पर अब हो चाहे पहले हो, अपना तरीका सब में सेम ही है कि पहले जो है बालक को अपन नियम बताते हैं। देखा भी होगा आपने कि देखिए एक वचन कर्ता के साथ या बहुवचन कर्ता साथ ये ऐसे लगता है, या ये नहीं आता है, वो आता है जाता है, या है आता है, तो पहले कहते हैं, फिर लिखो, फिर कहता है कि लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो। तो पहले अपन ने बच्चे को नियम सिखाया, उसके बाद में उसका अभ्यास करने के लिए उसको अपन एग्जाम्पल करवाते हैं। ये ध्यान रखे सारी बातें, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में ठीक इनका उल्टा हो जाएगा। तो यहां अपन बच्चे को पहले क्या करवाते हैं, पहले उसको रूल सिखाया जाता है, देन उसको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल करवाया जाता है। कहता भी है टीचर कि आप इसको लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी इसके पहले नियम लिख लो, इसकी मेन बातें लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पहले अपन लिखते भी थे उसके रूल वगैरह। तो डिडक्टिव का मतलब पहले हम बालक को क्या सिखाएंगे, नियम, और नियम सिखा ले जाएंगे उदाहरण, इसी को बोलते हैं निगमनात्मक। तो ये जो जीटी मेथड है ये ग्रामर को लैंग्वेज की सोल मानता है, और इसीलिए स्कूलों में हमको ग्रामर अलग से पढ़ाई जाती थी, उसका अलग से कॉलम्स आता था, उसकी अलग से कॉपी होती थी, और कुछ ने इसका ट्यूशन वगैरह भी किया होगा। घर वाले भी इससे बहुत स्ट्रेस देते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते थे ग्रामर आती है तो इंग्लिश अपने आप आ जाती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट वैसा मानते थे। ग्रामर आती है तो मार्क्स जरूर आ सकते हैं, आपके नंबर आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश एक भाषा के रूप में, और भाषा क्या है, भाषा आपसे कोई पूछे लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। भाषा क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति है। अब विचारों की अभिव्यक्ति आप दो ही प्रकार से कर सकते हैं, या तो बोल करके या लिख करके। और भाषा का पहला काम है बोलना, यानी स्पीच, यानी एक्सप्रेशन, स्पोकन। चूंकि हमें याद करो, कई लड़के ऐसे थे 10th या 12th में जिनके 10th या 12th में पहले ग्रामर का वेटेज था, आजकल तो बोर्ड ने कम कर दिया, 12th में तो बहुत नए के बराबर कर दिया है। ऐसे लड़के होते थे जिनके 10वीं या 12वीं के बोर्ड में इंग्लिश में 100 में से 95 नंबर आते थे। क्यों? क्योंकि उनका ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन जैसी बात बोलने की आती तो बहुत ही लैगिंग बिहाइंड हो जाते थे। तो ये इसकी बात हो गई। और ग्रामर को यदि आप पढ़ाएंगे तो किस विधि से, डिडक्टिव से। अब देखिए अगली बात देखिए नंबर 6। देखिए देयर आर 4 लैंग्वेज स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, और यू मानो इससे पक्का प्रश्न आने के चांस यकीन मानिए।
4 लैंग्वेज स्किल्स क्या है देखो, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये देखिए, ये लैंग्वेज को सीखने के जो स्किल हैं, ये 4 स्किल हैं। ये इसको देखो ले से रा बोलते हैं इसको, लसरा। लसरा ये एक नेचुरल ऑर्डर है, नेचुरल ऑर्डर। ये प्रश्न कई बार आता है, कई बार। पहला प्रश्न तो यहीं से बन गया, हालांकि अपन इसके बारे में और भी बहुत बातें करेंगे। ये एक नेचुरल ऑर्डर है बच्चे के सीखने का। अब कैसे, इसको एकदम ध्यान सुने। अपने घर में भी 2.5-3 साल का जो बच्चा होता है, 1-1.5 साल का जो बच्चा होता है, सबसे पहले उसे बोली नहीं आती, यानी उसे बोलना नहीं आता है, वो सुनता रहता है। अपन उसे करते हैं कि ता दा, बिल्कुल अपन जो है वो सब सुनता है, वो मुस्कुराता रहता है, सब सुनता रहता है और उस मुस्कुराता रहता है। तो देखते अपन जो छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल जैसे जितना भी 1.5-2 साल का है, वो सिर्फ सुनता रहता है, उसे सब कुछ सुन रहा है, वो अपना रेस्पॉन्ड भी करता है, लेकिन बाई स्माइलिंग या वीपिंग, जो भी रो करके या हंस करके वो सुनता है। सबसे पहले बच्चा मतलब सुनता है, सुन करके सीखता है। यानी जो सीखने की जो लर्निंग जो है उसका पहला कौशल क्या है, लिसनिंग हो गया। उसके बाद देखो जितना 2.5-3 साल का था, फिर धीरे धीरे वो दा ता ऐसे कुछ शब्द वो टूटे फूटे बोलने लग जाता है। फिर वो जितना 4-5 साल का होता है, फिर अपन उसको स्कूल भेजते हैं। तो या देखा होगा कि उसको देखो चित्र वाली वो किताब ला कहते हैं, वो चित्र वाली जो है ए फॉर एप्पल, जो बच्चे को वो रोचक होते हैं, तो उनको देख देख करके वो पढ़ता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, वो सिर्फ पढ़ता है। कई बार उसमें वो पेन घुमाता रहता है, उसको खराब कर देता है, उसको फाड़ देता है उसी में, मतलब लेकिन वो बोल देता सारी। लेकिन जब पहली बार आपने उसको कॉपी या पेन दिया है या पट्टी उबड़ता दिया, लिखने में उससे बहुत जोर आता है। तो ये कौशल सबसे लास्ट में डेवलप होता है। तो सबसे पहले बालक सुन के सीखता है, फिर वो बोल के सीखता है, फिर वो पढ़ करके और फिर वो लिख करके। ये इसका 4 नेचुरल ऑर्डर है। अब वो मैं आपको पहली वाली बात बताऊं। पहली वाली बात, ये अननेचुरल मेथड क्यों कहते हैं, इस पे आप ध्यान दें। अब इस बात में वापस आ रहा हूं कि इसका नाम अननेचुरल मेथड क्यों है। तो वापस देखो वहीं आते हैं। ये देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो यहां से इन चारों, इनका एक क्रम होता है। कई बार क्या करता है, 1 नंबर पे डाल दिया, फिर 2 पे, इनको आगे पीछे करता रहता है। लेकिन इनका चारों का ऑर्डर क्या है और उसको हिंदी में याद रखने का तरीका क्या है, लसरा कह सकते हैं। ठीक है ना। ये अब इसमें देखिए, एक तो प्रश्न बता दिया आपका। अब देखो पहली बात, इन 2 को अपन बोलते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर वाली को, इनको लिखना पड़ेगा यहां पर। इन 2 को बोलते हैं अपन प्राइमरी स्किल्स। प्राइमरी स्किल्स बोलते हैं। और ये जो मैं इधर भी इनको मिटा रहा हूं, ये प्रश्न है, ध्यान रखें, बहुत बार आया यदि आपने पुराने एग्जाम्स के पेपर पढ़े तो। इनको बोलते हैं सेकेंडरी स्किल्स। सेकेंडरी स्किल्स, सेकेंडरी स्किल्स। अब देखो पहली बात, जब आपने 3rd क्लास में पहली बार इंग्लिश पढ़ी होगी, या जो भी 6th क्लास में, चूंकि हमने 6th क्लास में पढ़ी थी पहली बार। लेकिन जब आप याद करो, चाहे 7वीं हो, 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, टीचर जब सबसे पहले क्लास में आता था इंग्लिश की पीरियड में, सबसे पहले आते क्या बोलता कि हाँ किताब देना। उसने किताब उठा ली, हाँ निकालो पाठ, छठा पाठ खोलो, छठा पाठ निकालो, छठा पाठ निकाला, और तुरंत उसे शुरू कर दिया, वंश दरवाजे से, वंश दरवाजे वैसे, बिल्कुल वो एक रीडिंग लगाता ट्रांसलेशन करता। अपने कुछ भी उसमें पल्ले नहीं पड़ता था। अपने सोचते कणा से पीरियड पूरा है, वो जाए या वो कहते साहब का प्रश्न उत्तर कर लिया। मतलब उसने सिर्फ आते क्लास में डायरेक्टली जंप टू द रीडिंग, सीधी 3rd स्किल पे चला गया। कभी भी उसने क्लास में आकर के कोई जैसे लिसनिंग या स्पीकिंग या स्पोकन या इंटरेक्शन नहीं किया। जैसे पाठ पूरा हुआ, सीधा कहा कि हाँ एक प्रश्न उत्तर लिख ले, यानी राइटिंग, प्रश्न उत्तर लिख ले। यानी सिर्फ 2 ही स्किल या 2 ही कौशल पे ध्यान दिया, फोकस किया, एम्फेसाइज किया या स्ट्रेस किया। तो ये 2 स्किल तो अपने डेवलप हो गए। लेकिन इन 2 स्किल्स पे टीचर ने कभी क्लास में बोलने का मौका दिया, कभी खड़ा होकर हमसे कुछ पूछा, या कभी आपस में कोई इंटरेक्शन हुआ, कभी नहीं हुआ। नहीं तो क्लास में टीचर और अपना हुआ और ने स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन हुआ। यदि किसी ने बोलना भी चाहा तो आई यही बोला कि कौन बोला है,
अरे कौन बोल रहा है, ये बोला, कौन बोला है, कोई कौन बोलो, और ये कारण कि आज तक कोई हमें इंग्लिश नहीं बोलना है, बस इसी में पीछे रह गए। तो मैंने कहा था कि जिसके 10वीं और 12वीं में इंग्लिश में 100 में से 98 नंबर भी आया है तो उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ग्रामर बहुत अच्छी है, लेकिन जब बात स्पोकन की आती है तो वहाँ पर वो उसमें झिझक रहती है, ये करता है कि आई एम आई ऐसे करता रहता है। क्यों? क्योंकि ये कौशल टीचर ने कभी मतलब इस पे ध्यान नहीं दिया, इस पे फोकस नहीं किया, या इस पे अटेंशन नहीं किया, या इसका बच्चों को बोलने का मौका नहीं दिया। तो इन दो को डेवलप कर दिया, इन दो पे ध्यान नहीं दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, पहले इस कौशल को, देन इस स्किल को, देन इस स्किल को। तो सही तरीका, एक स्वाभाविक तरीका, एक नेचुरल जो तरीका है वो तो ये होता, लेकिन जीटी मेथड में इन दो पे ध्यान नहीं दिया और इन दो पे ध्यान दिया, तो इसलिए हो गया अननेचुरल। नेचुरल तो क्या है, नेचुरल ध्यान दें, नेचुरल क्या है, नेचुरल तो ये तरीका यदि फॉलो होता तो नेचुरल होता, तो ये तरीका हुआ नहीं, इन दो को छोड़ दिया और इन दो पे ध्यान दिया, तो ये क्या हो गया, अननेचुरल हो गया, इसलिए नाम है अननेचुरल। तो ये, तो पहली बात इन चारों का क्रम बता सकते हैं। दूसरी बात आपसे पूछे कि प्राइमरी स्किल्स कौन सी होती हैं, तो लिसनिंग और स्पीकिंग होती है। आपसे पूछे सेकेंडरी स्किल्स क्या होती हैं, तो आप बता सकते हैं रीडिंग और राइटिंग होती है। अब देखिए इसी में दूसरा प्रश्न, ध्यान दें। देखिए ये कह रहा है कि लिसनिंग, गौर करें, लिसनिंग और जो है आपकी रीडिंग, लिसनिंग और रीडिंग जो है आपकी, ये जो ना ये रिसेप्टिव स्किल्स हैं। रिसेप्टिव स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिसेप्टिव स्किल्स अब चेंज हो गई हैं। रिसेप्टिव रिसीव करना यानी ग्रहण करना यानी सीखना। आप कैसे सीखेंगे, या तो टीचर ने कुछ बोल रहा है, मैं जैसे मैं बोल रहा हूं आप सीख रहे हैं, और या फिर मैं आपको कोई नोट से दूं उससे आप पढ़ के सीख सकते हैं। ग्रहण, सीखना, रिसीव करने की दो ही आपके पास स्किल हैं लैंग्वेज के रूप में, या तो सुन करके या पढ़ करके। अब कई बार जैसे मैंने आपको यहाँ चीज़ एक्सप्लेन कर दी या आपने नोट से उस चीज़ को पढ़ लिया, अब वो आपके समझ में आई कि नहीं आई, कितना उसका आउटपुट है, वो क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूँ हाँ खड़ा हो, चल तू बता, तो आप बताएंगे तो क्या बताएंगे, स्पीकिंग बोल के बताएंगे, या फिर मैं कहूँगा लिखो, चलो लिख के दिखाओ, मुझे लिख के दिखाओ, तो राइटिंग। तो जो आउटपुट है वो किस आ गया, तो स्पोकन से या राइटिंग से। तो ये आपकी, जैसे इसके लिए आप क्या शब्द, इसको मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर कट हो गया, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए आपको इस तरह से करेंगे। इसमें देखो आप इसके लिए बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स बोलते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स यानी ये आपका उत्पाद है, प्रोडक्ट जो आपने ग्रहण किया उसका बाहर आउटपुट है। तो आउटपुट कैसे देंगे, या तो आप बोल के बता सकते हैं जो आपने कितना लर्न किया, या आप लिख के दिखा सकते हैं, और ग्रहण किससे कर सकते हैं, या तो सुन करके और या फिर पढ़ के। तो आपसे पूछे रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं, रिसेप्ट एंड रिसीव किससे करेंगे, तो या तो सुन करके और या पढ़ करके। अब प्रोडक्ट आपने कितना, जो आपने यानी उत्पाद यानी जो ग्रहण किया उसका जो आउटपुट आप दे रहे हैं, जो आउटपुट है वो क्या तो आप बोल के बता सकते हैं और या आप लिख के दिखा सकते हैं। तो पूछे, देखो 4 नाम हो गए। पहली अगर पूछे प्राइमरी तो लिसनिंग और स्पीकिंग, पूछे सेकेंडरी तो लास्ट वाली तो रीडिंग और राइटिंग, फिर पूछे रिसेप्टिव स्किल्स तो रिसेप्टिव रिसीव किसे, या तो लिसनिंग से और या फिर रीडिंग से, या पूछे प्रोडक्टिव स्किल्स तो स्पीकिंग और राइटिंग से कर सकते हैं। तो इससे एक प्रश्न आना आप यकीन मानी पूरा है, क्योंकि आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको आप ध्यान से सुने और इसको समझें, और मैं तो ये भी कहूँगा कि आपने जो है आपका रजिस्टर उसमें आप इसके शानदार नोट्स बना लें, और जो नेक्स्ट टेस्ट होगा संडे को उसमें भी इसी से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इससे जितने सारे क्वेश्चन आप आराम से इनको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।